अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं साथियों। और अगला जो हम लोग का टॉपिक या फिर कम कह सकते हैं यूएनओ का जो हमारा अगला अंग है, पिछली वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ को कवर किया था। इसके पूरे संरचना के बारे में देखा था, इसका पूरा इतिहास देखा था, और दो दो एक जनरल असेंबली महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, दो चीज़ के बारे में देख चुके हैं हम लोग। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे सचिवालय की, कि इसका सचिवालय कहाँ है और ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगला जो है इसका सचिवालय। सेक्रेटारिएट। ठीक है, आप लोग सचिवालय इन लोग इस सब से आप लोगों को काफ़ी लगा होगा। हम लोग में से काफ़ी लोग आप लोग जाना चाहते हो कि हाँ हम सचिवालय में नौकरी करना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि आपका ख्वाब है। ये भी इसी तरह का है कि ये यूएन का सचिवालय है। इसका जो सबसे प्रमुख होता है, इसका जो एक प्रमुख होगा उसको कहते हैं महासचिव। ठीक है, और ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली है। इसका भी बताते हैं कैसे कैसे ये शक्तिशाली है। कि जितना भी यूएनओ का पार्ट है, ठीक है, तो इसका जो भी कार्रवाई होगा तो उसके जो भी दैनिक कार्य होंगे उसका निष्पादन, दैनिक कार्य जो भी होगा इसका निपटारा यहीं से होगा। ठीक है, दैनिक कार्यों का साथ में क्या होगा, उसका लेखा जोखा भी तैयार करेगा। ठीक है, ये सब सारा काम है सचिवालय का और महासचिव के निर्देशन में। ठीक है, और महासचिव जो पद है इसको काफी शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मान के चलिए आम सभा जैसे हम लोग पढ़े थे उस समय, महासभा, आम सभा को इसको कह सकते हैं। महासभा जो है, महासभा की बैठक एक वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण कितने बार देखने को मिले हैं कि कुछ कुछ मुद्दे को लेकर के वर्ष में 2 बार 3 बार तक ही बैठक किया जा चुका है। ठीक है, और उस बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है, तो महासचिव को है। महासचिव आप लोग जान रहे कितना पावरफुल है। ये सारे देश, विश्व के जितने भी देश हैं उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो सब सारे महासचिव से कांटेक्ट में होंगे, उनको सारे निर्देशन देना जितना भी, क्योंकि कहीं ना कहीं से सब, जैसे कि हम लोग देखते होंगे वर्ल्ड बैंक, अगर कोई देश शक्ति से ना करके तो उसको आर्थिक रूप से तो उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे कि हाल में देख रहे हैं हम लोग नॉर्थ कोरिया, वो भी अब लगभग रास्ते पे आ ही गया है लगभग में। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा, महासचिव है तो ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है। 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, चुनाव इसका किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को महासचिव तब नियुक्त किया जाता है जब सुरक्षा परिषद उसके नाम का प्रस्ताव भेजती है महासभा। महासभा में फिर वोटिंग होता है, उसके पक्ष में अगर वोटिंग गया, बहुमत हासिल हुआ, तब फिर उसे महासचिव नियुक्त किया जाता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, मैक्सिमम इसमें ऐसा तो कहीं रूल नहीं है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड, जैसे कि अमेरिका में भी कि अधिकतम कोई भी एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसी तरीके से इसमें भी अब ये ट्रेंड हो चुका है कि महासचिव कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और साधारणतः जितने भी होते हैं सभी को लगभग 2 टर्म मिलते ही मिलते हैं। कुछ अपवाद हैं। ठीक है, जैसे कि एक बुतरस घाली हुए थे 90s के दौर पे, अमेरिका का उनसे थोड़ा सा अनबन हो गया था, तो एक वो इकलौते हैं 60s के बाद कि उनको दोबारा नॉमिनेट नहीं किया गया। सिंपल सा बात इसमें ये आरोप लगाया जाता है कि महासचिव के पद पर वही काबिज होगा जो अमेरिका के फेवर में काम करे। ठीक है, ये जो महाशक्ति हैं पांचों, जो जिनके पास वीटो पावर है, उनके पक्ष में काम करे, वही महासचिव के पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो महासचिव के बारे में 2 चीज देख लीजिएगा कि महासचिव कि पहले महासचिव कौन से हैं, तो एक कार्यकारी हुए थे, जेब नाम था उनका। ठीक है, ये कार्यकारी महासचिव नियुक्त हुए थे कुछ दिनों के लिए, मतलब अक्टूबर से लेकर के 5-6 महीना रहे थे, लगभग फरवरी से मार्च तक। ठीक है, उसके बाद
पहला स्थायी जो महासचिव नियुक्त हुए हैं वो है ट्रिगवेली। ट्रिगवेली, इसको त्रिवेली भी इस तरह हिंदी में लिखते हैं, ट्रिगवेली। ठीक है, तो ये पहले महासचिव हुए हैं। और वर्तमान में देख लीजिएगा कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, ये दो अभी हैं। पहला याद रखिएगा कार्यकारी थे जेब, पहले स्थायी महासचिव हुए हैं त्रिवेली, और वर्तमान में अभी हैं एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, इनका देख लीजिएगा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, और इन्हीं के आह्वान पे आम सभा जो महासभा है इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार भी बुलाई जा सकती है, आमतौर पर एक बार इसकी बैठक होती है। ये आपका हो गया सचिवालय का कार्य। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। अगला जो इसका अंग था आप लोग देखे होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, न्याय व्यवस्था में आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अगर होगा तो उससे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कि जैसे हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था क्या है, अपीलीय है। ऐसा बोला जाता है कि अपीलीय है, मतलब कि क्या हुआ कि सबसे पहले अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है या फिर कुछ भी होता है, तो अगर हमें इसके खिलाफ केस करना है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय जिसको बोल सकते हैं। वहाँ सुनवाई होगा, वहाँ का जो भी जजमेंट आएगा, दो पक्ष में या फिर कोई भी पक्ष अगर असंतुष्ट है तो वो हायर जो उससे जो कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय से ऊपर जाएंगे तो हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे निर्णय होगा। यहाँ से भी असंतुष्ट है तो हम लोग जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय से असंतुष्ट हो तो कहाँ जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अगर आप असंतुष्ट हैं तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बस वही आखिरी पड़ाव है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, कौन जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल कोर्ट उन्हीं मामलों पे सुनवाई करता है जब दो विभिन्न देशों के बीच मामला हो। ऐसा नहीं है कि झारखंड और बिहार में या फिर झारखंड और दिल्ली को या मुंबई को कि कोई दो राज्य में अगर कुछ अनबन है या फिर कुछ विवाद है तो उसको लेकर के हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। कभी भी जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा तो इंडिया जाएगा। ठीक है, झारखंड नहीं जा सकता है, हम और आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे कंट्रीज जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कीजिए कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ आखिरी है, यहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भाई कुछ विवाद हुआ तो आप बोलेंगे नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में फरियाद लेंगे, तो वो वहाँ पे आपका सुनेगा भी नहीं, वहाँ आपको जाने मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए इंटरनेशनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल कोर्ट का क्या है, तो ये जो यूएनओ है इसका भी एक संविधान है जिसमें कि 5 अध्याय हैं और 70 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। ठीक है, एक बार डेटा में देख लेता हूँ क्या है। ठीक है, 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं, इससे ये संचालित होता है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद है, ये जो संविधान है इसका, जैसे कि भारतीय संविधान आप लोगों को याद होगा कितने अध्याय हैं, कितने अनुच्छेद हैं, आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, 5 अध्याय हैं इसमें और 70 अनुच्छेद हैं। तो इसी के तहत इसमें क्या है, इंटरनेशनल लॉज हैं कि सभी देशों का यहाँ पे बाउंडेशन बताया गया है कि कौन कौन सा काम नहीं करना है। जैसे कि हमारे भी होता है कि फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से किसी भी कंट्रीज के जिसको कि संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया है तो उनके क्या अधिकार होंगे, वो कहाँ तक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई भी किसी के मामले में, इस तरीके से। या फिर इंटरनेशनल लॉ जो भी होता है कि यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र इसका है, समुद्र में इसका है, यहाँ पे कोई किसी को कुछ कर दिया, बहुत तरह का रूल है। बिजनेस में कुछ कुछ है, तो उन सब विवादों का अगर कुछ कुछ है कि वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है तो उनका लास्ट में निपटारा होता है इंटरनेशनल कोर्ट में। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में लोग जाते भी रहते हैं। हाल में ही चल रहा था, आप लोग को याद होगा
कौन थे, जाधव, जिनको कि लेकर के पाकिस्तान गया है, ठीक है, और अभी तक वो चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख ले रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट। अब इंटरनेशनल कोर्ट का क्या है संगठन, इसका देख लीजिएगा कि इसमें जज इनमें इसमें जजों की संख्या कितनी है, जजों की संख्या इसमें है 15, ठीक है। और प्रत्येक जज का कार्यकाल जो होगा वो 9 वर्ष का होता है। जो भी वह जज इसमें नियुक्त किए जाएंगे वो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इंटरनेशनल कोर्ट, इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन करने पे इस पे हम लोग कोई भी देश जा सकता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं जाता है, ठीक है। इसके संविधान में इंटरनेशनल कोर्ट जिस पे सुनवाई करता है जिस संविधान के हिसाब से, उसमें 5 अध्याय हैं, 70 अनुच्छेद हैं, ठीक है। इसमें 15 जज होते हैं जिनका की कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इसमें वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी होंगे, ठीक है। ये यहाँ के भारत के ये जज हैं जो कि वहाँ पे अभी सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इतना ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट इकोसोशिक काउंसिल पे, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसको बोल सकते हैं, शॉर्टकट में इकोशॉक भी बोलते हैं, मतलब इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आप लोग को ये नाम से ही जैसे कि दिख रहा होगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मतलब इसका जो लक्ष्य है कि वो विश्व में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने का है। विभिन्न अर्थव्यवस्था जो भी हैं विश्व के, उनको कैसे ऊपर लाना है, सभी के आर्थिक विकास पे ध्यान देना है। गरीब तबके जो भी हम, गरीब मतलब बोल सकते हैं कि निम्न आय वाले देश या जिसका कि सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, ठीक है। तो ये सब सारा काम इसको नज़र देखना है। दूसरा है कि कोई भी एक रिफ्यूजी हो गया, शरणार्थी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, शरणार्थी की जो भी कोई भी देश नहीं ले रहा है, ना मेरा नागरिक है वो बोल रहा है मेरा नागरिक भी नहीं है, तो आखिर अगर वो मनुष्य हैं क्योंकि उनका भी मानवाधिकार है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो उनको रखा जाएगा। तो इन सब पे जो नज़र रखता है वो यही रखता है, ठीक है। कि फिर होगा कि कुरीति जिस टाइप का है, जैसे कि मान लीजिए बंधुआ मजदूरी करना, फोर्स लेबर जिसको बोल सकते हैं आप लोग, गुलाम बनाना, ये सब पे अब ये सबको हटाते जाना या फिर कहीं पे चल रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना, ये इसका काम है, ठीक है, इस संस्था का। और शिक्षा व्यवस्था में बेहतर काम करना, स्वास्थ्य में बेहतर काम करवाना, ये सब सारा आर्थिक सामाजिक, आर्थिक गतिविधि भी करवाना है और सामाजिक। और इसी में मैं आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में ही कि ये तो एक बहुत, ये हो गया बड़ा सा, इसके अंडर में बहुत सारे संस्था हैं, जैसे कि आपके वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। फिर हो गया आपका IMF, ठीक है। फिर हो गया आपका कौन सा, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, फिर ILO, FAO, उसके बाद यूनिसेफ, उसके बाद अब क्या हो गया और क्या है आपका अंकटाड। तो ये सब सारे जो संगठन हैं इसके अंडर में ही काम करते हैं। इस सब का जो मेन संगठन है वो ये है, ठीक है। इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, कुल 54 सदस्य इसके सदस्य हैं, देश इसके सदस्य हैं, जिसमें से कि 18 सदस्य, प्रत्येक 18 सदस्य, ठीक है। कितने वर्ष का कार्यकाल है ये जरा देख लेते हैं, कितना है कार्यकाल इसका। हाँ, 3 साल के लिए, ठीक है। 18 सदस्य का चयन प्रत्येक साल होता है, ठीक है। 54 सदस्य हैं, इनमें इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है और प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य चुने जाते हैं,
ठीक है, ये इसको हैंडल करता है और इसके अंडर में इतने सारे जो संगठन है वो काम करते हैं। और आप लोग जान रहे होंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब आर्थिक गतिविधि देखेगा, ये लेबर वगैरह का देखेगा। ठीक है, यहाँ पे खाद्यान्न वगैरह, इधर शिक्षा वगैरह हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF को देखेंगे उसमें, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको आराम से समझते हुए चलेंगे। तो इसमें इतना ही देखने लायक बात है कि ये क्या करता है, कौन सा गतिविधि है, तो देश विश्व में आर्थिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधि सुचारू रूप से चले, सभी देशों का विकास अच्छे से हो, जिसके अंदर ये मेन संस्था है और इसके अंदर में कई सारे इसके भाग हैं जो कि इसके अंडर में काम कर रहे हैं और सबका अपना अपना क्षेत्र निश्चित है। इसमें सदस्यों की संख्या 54 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 18 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा के लिए आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में कैसे कैसे चुनाव होता है। ठीक है, तो उसी टाइप का ये, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो मुख्य मुख्य जो भी पार्ट था यूएनओ का वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एक जो लास्ट पार्ट है ट्रस्टीशिप, जिसको बोल सकते हैं बोलते हैं ट्रस्टीशिप, न्यास परिषद बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, फिलहाल में इसका रोल बिल्कुल से खत्म हो गया है, फिर भी इसके 12 सदस्य होते थे, जिसमें कि क्या था कि कुछ जो देश, जैसे कि जान रहे हैं कि कुछ छोटे देश जो अभी मान के चलिए स्वतंत्र ही हो रहे हैं या फिर बिल्कुल से अपने पैरों पे खड़े नहीं है, उनका अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि कैसे विकास बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है, मतलब कि वो चलना नहीं जानते हैं। सिंपल सा बात रखिए कि छोटे बच्चे हैं वो चलना नहीं जानते हैं, तो उनको चलना सिखाना, बोलना सिखाना, सब कुछ सिखाने का काम दायित्व तो दिया जाता था उन क्षेत्र के बड़े देशों को, यही होता था न्यास परिषद। ठीक है, आज इसकी भूमिका खत्म हो चुकी है, सारे देश अपने अपने रास्ते पे ठीक ठाक चल रहे हैं, जितना भी जो विश्व में जहाँ पे भी हैं लोग सब किसी न किसी कंट्री में आ गए हैं। पहले होता था कि किसी से स्वतंत्र हो रहा है या फिर कोई नया देश टाइप का कुछ द्वीप को बन जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का दायित्व दिया जाता था कि आसपास के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े जो देश हैं, जैसे कि कहा हम लोग में भी है समाज में कि जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको दायित्व दिया जाता है कि आप इन लोगों का कैसे प्रोग्रेस कीजिएगा। ठीक है, सरकार जो भूमिका निभा रही है कि जैसे गांव गांव में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं तो उनका विकास कैसे होगा, तो आप लोग देखते होंगे सहकारी व्यवस्था इसको अपना करके इस ओर में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो उसी तरीका देखा था न्यास परिषद, तो आज इसका भूमिका बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो इसको बस इतना ही रखते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ मैं समाप्त करता हूँ और आप लोग देख चुके होंगे कि यूएनओ का प्रत्येक पार्ट हम लोग देख चुके हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे पॉइंट मिले होंगे जो कि एग्जाम के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार कह लूँगा कि आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए कर लीजिएगा कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे अपने हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है, ओवरऑल मैंने पूरा कहानी बता दिया है, अब आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन करिए और उसका एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ। आप लोग भी कुछ हो सके तो पढ़ लीजिएगा ताकि जब मैं अगले क्लास में आऊँ तो जब मैं कुछ बताते चलूँ तो फिर आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो नमस्कार, गुड बाय।